ललन सिंह जी ने जो बयान दिया है, ये जरूर आप जानते होइएगा कि घर का जब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि जब औलाद है जो बिगड़ता है तो कहते हैं लोग कि माँ बाप के परवरिश का नतीजा है। माँ बाप ने जैसी परवरिश दी होगी औलाद वैसा ही होगा। उनको जब ये बात समझ में आ जाएगी आम आदमी को, ये सिर्फ सामाजिक स्तर पे जो है तोड़ने का काम कर रही है, तो फिर आपकी राजनीति डेड हो जाएगी। तो जदयू के ही कुछ नेता लोग हैं जो अनर्गल बयान देते हैं। माननीय ललन सिंह जिस क्षेत्र से खड़े होंगे वहाँ के मुस्लिम 4-10%, 5%, 2% जरूर वोट उनको किए होंगे, और सब मुसलमानों ने वोट किया जो मनोरमा देवी को विजय किया गया है। नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र चौक पे मौजूद हूं और हमारे साथ जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग हमारे साथ एक छोटे शॉर्ट डिबेट में यहां पर आए हैं। आज चर्चा का विषय ये है कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जो कि गठबंधन में, उसी के केंद्रीय मंत्री जिसको आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, पहले MLC भी रह चुके हैं, ललन सिंह, उन्होंने एक विवादित बयान दिया जो अखबारों की सुर्खियां थी। खुलेआम मीडिया के सामने मंच से उन्होंने कहा कि हम लोगों को मुसलमान वोट नहीं देता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के अलीनगर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अंसार हसन, जदयू के जिला महासचिव मोहम्मद अरसी आलम अरमान और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जदयू से ही उमर अली अशरफी। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नया बिहार 7 पे। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आप ये बताइए कि नीतीश कुमार इतने परिपक्व नेता हैं, कभी नीतीश कुमार का छवि मुसलमानों के या किसी भी कम्युनिटी के सामने कॉमनलिज्म वाला नहीं है। उन्होंने RJD के साथ भी काम किया, आज BJP के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन कभी विवादित बयान वो नहीं दिए। लेकिन उन्हीं के पार्टी के ललन सिंह इस तरह से कहते हैं, जबकि नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो क्या जदयू की छवि इससे खराब नहीं होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो आप सवाल हमसे किया है इसके लिए, और आज जिस मसले पे डिबेट हो रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे मेरे मन में भी ये बात थी और उनका बयान भी हमने सुना है। हकीकत बात यह है कि हम जिसके मानने वाले लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं देश के इकलौते नेता हैं कि जो हर समाज, हर तबके के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। और हमारे जो नेता हैं, हम जिनके पार्टी में हैं और जिनके वो मेरे जो आला कमान है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब आज़ादी से लेकर के अब तक अगर कोई MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुख्यमंत्री अगर होते बिहार के, तो हमको नहीं लगता है कि अल्पसंख्यक के लिए इतना बड़ा जो है बड़े स्तर पे आपको काम देखने को मिलेगा, मदरसा देखने को मिलेगा। ललन बाबू ने जो चीज़ कहा है उसको मैं पूरे तौर पे नहीं नकार सकता हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। हम लोगों के मन में भी ये बात आती है कि आखिर नीतीश कुमार इतना अल्पसंख्यक के लिए, हर समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आखिर वोट क्यों नहीं? ये हम लोगों के अंदर भी, मन में भी ये बात आती है। 14 साल 15 साल हो गया हमको पार्टी में रहे हुए, पार्टी का मैं काम कर रहा हूं, और इतने सालों में मामूली जो दूसरे पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ लोग होते हैं, मुस्लिम समाज होते हैं जो विकास आज तक नहीं कर पाए, लेकिन अल्पसंख्यक समाज जो है जमीनी स्तर पे जिस तरह से जुड़ना चाहिए, वर्कर साथ हैं, लेकिन वोटर का जब मामला आता है तो हमने अंदर तक, गहराई तक जाकर के कोशिश किया जानने का कि आखिर वजह क्या है कि मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट क्यों नहीं देते हैं। तो उसमें हमने पाया कि उसमें एक वजह रही है कि BJP के साथ इलेक्शन लड़ करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए और काम जितना भी कर ले, मामला यही आता है कि BJP के साथ हैं, जिसकी वजह से हम लोग मजबूर हैं। अच्छा, आम लोगों बीजेपी के नेता जब गठबंधन NDA का नहीं था, उससे पहले मोहन भागवत हों या योगी हों या फिर अमित शाह हों, ये लोग हर जगह खुल के कहते थे कि भाई मुस्लिम वोट तो हमको मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे। तो ये चीजें समझ में आती थी। मुसलमान वाकई BJP से कट के रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सभी लोग। कुछ मुसलमान वोट न देते होंगे तो हिंदुस्तान में आखिर इतनी सीटें जो BJP के आती है उसमें मुसलमान कहीं ना कहीं हकदार है। तो इस तरह का स्टेटमेंट अचानक देना
ये कोई राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत है या अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए? नहीं, पॉलिटिक्स चमकाने की बात नहीं है। हमने कहा ना कितना साल, 16 साल तो हो गया सरकार को, 15 साल या 16 साल हुआ है। इतने सालों में कोई भी आदमी अगर काम करते करते जो है थक जाता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, काम करने के बावजूद हमको उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी वो मेहनताना जाहिर सी बात है कोई भी आदमी खोजेंगे, हम खोजते हैं। हमारे अगर गार्जियन है, मेरे माँ बाप हैं, और हम पूरी जिंदगी कमा करके उसको दें और लास्ट में अगर रिजल्ट खोजें कि भाई हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये कौन सा ऐसा आदमी होगा? भी तो हो सकता है मुस्लिम वोट क्यों नहीं देता? नहीं, मुस्लिम वोट जहाँ जेडीयू का कैंडिडेट होता है वहाँ मुस्लिम वोट जाता है, लेकिन जिस तरह से बगैर विकास किए हुए कांग्रेस को जैसे मुस्लिम समाज के लोग 80% 90% वोट करते हैं, आरजेडी के कैंडिडेट होते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग 100% वोट करते हैं उसको, लेकिन जितना खुल करके बगैर विकास किए हुए उसको वोट करते हैं, तो हमारे पास तो जहन है ना भाई, हम तो वोट विकास के नाम पर देंगे ना। मेरे लिए, मेरे समाज के लिए जो आदमी काम करेगा हम उसको वोट करेंगे। ये खानदानी दवाखाना खोल करके रखे हुए हैं कि मेरे दादा परदादा कांग्रेस को देते हुए आए, आरजेडी को देते हुए आए, हम उसी को देंगे। लेकिन ये भी बात सही नहीं है कि डायरेक्ट वे में कोई अगर हमारे पार्टी के लोग अगर बोलते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया है, ये सरासर गलत है। इस बात को मैं नहीं मानता। आप अपने दिल पर हाथ रख के एक राजनेता की हैसियत से कोई इतने बड़े पद पर आके अगर ये सच भी है तो खुलकर इस तरह से बोलना, देखिए हम अपने पार्टी के जो आला कमान है, यही शब्द अगर उनका होता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का होता, तो वाकई में ताज्जुब होती। लेकिन उनके अलावा जो लोग हैं, अच्छा नीतीश कुमार ऐसा बोलते थे? नहीं, पार्टी में रहते नहीं, अगर लगता कि नहीं गलत बोल रहे हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक का वहाँ जगह नहीं है, इस तरह से खुले मन से अगर बोला जा रहा है, फिर हम लोग सोचते हैं उस पर कि हम लोग को क्या करना है, साथ में रहना है या साथ में नहीं रहना है। चलिए, प्रतिक्रिया कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं आप जी। ललन सिंह के बयान को आपने भी सुना जी। जदयू की तरफ से इन्होंने अपनी बात रखी जी। अरमान साहब ने। जी जी। तो ये तो पार्टी की मजबूरी है कि ये डिफेंस करेंगे, लेकिन एक ईमानदारी की बात ये कह गए कि अगर हाई कमान नीतीश कुमार ऐसा बोल देते तो फिर अल्पसंख्यक की हैसियत से पार्टी छोड़ देते। जी जी। इंसाफ का तकाजा है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है जी। पॉलिटिकल हालत इंडिया में कांग्रेस की बद से बदतर है। मैंने रात में भी न्यूज चलाया, यानी साउथ और झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में, बिहार में अक्सर चुनाव हो या उपचुनाव हो, कांग्रेस की हालत बेहतर नहीं रहती है। जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में लोग एक एक ठप्पे पर कांग्रेस को रखते थे। तो आज कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है, और इस बयान को ललन सिंह के कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, माननीय ललन सिंह जो हैं बहुत पुराने नेता हैं, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए। और माननीय नीतीश कुमार जी को पर इस बयान पर संज्ञान लेना होगा। जब जब राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार बनती है तो जदयू के ही कुछ नेता लोग हैं जो अनर्गल बयान देते हैं। माननीय ललन सिंह जिस क्षेत्र से खड़े होंगे वहाँ के मुस्लिम 4-10%, 5%, 2% जरूर वोट उनको किए होंगे। आज उनके मन में क्या होगा कि हम कैसे गलत व्यक्ति को हमने वोट दिया, जो हमारे वोट को लेने के बाद भी और वो कहते हैं कि वोट मुसलमान नहीं दिया। मैं जदयू के सभी प्रदेश अध्यक्ष के सारे विंग को, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक के अध्यक्ष लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या मन में ठेस नहीं है? आपका वोट वो प्राप्त किए और आपके वोट से वो विधानसभा जीते हैं अभी तुरंत। अभी अच्छा, लोग जो है जनता भी, लोगों की एक धारणा है, पॉलिटिशियंस भी ऐसा समझते हैं, बीजेपी वाले तो पूरा समझते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन ये जमीन पर कितनी हकीकत है? अभी यूपी में जो ये हादसा, ये घटनाएं, जामा मस्जिद में लोग सर्वे करने के लिए पुलिस वाले कुछ ऐसे असामाजिक तत्व को लेकर घुसे जो जेएसआर का नारा लगाते हुए गए। अगर मान लीजिए कि जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया तो वहां पर पुलिस प्रशासन को जाकर कमेटी से बात करनी चाहिए, तो ये दंगा नहीं होता। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये दंगा सोची समझी साजिश थी यूपी सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और यूपी में माननीय योगी जी की सरकार है। वो
एक इस मस्जिद का सर्वे किया, अभी बहुत सारे मस्जिद का वो सर्वे कराएंगे और इसी तरह का पत्थरबाजी वहाँ होता रहेगा। जैसा कि हमने देखा है एक वीडियो के क्लिप में कि एक पुलिस के भेष में बंदा है और वो झोले में पत्थर रखे हुआ वो फेंक रहा है। नहीं, पुलिस के अधिकारी अगर लंगा रिवाल्वर एक पुलिस लेकर का महिलाओं अधिकारी, को कहे जी, जी। कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपना करियर मत बर्बाद जी करो। जी, ये तो आपने भी देखा है वीडियो में कि पुलिस का अधिकारी फायरिंग कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि योगी जी की सरकार वहाँ कैसी चल रही है, वो क्या चाहते हैं, मुसलमानों को कितना दहशत में रखना चाहते हैं, ये मानसिकता समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कांग्रेस की जहां तक आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस मुसलमानों की ही पार्टी है क्या, कांग्रेस अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो एक्शन जरूर होता, लेकिन मुसलमानों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सबकी पार्टी है। अच्छा चलिए, कांग्रेस को सबकी जो पार्टी वोट है। दिया उनकी भी पार्टी है, जिसने वोट नहीं दिया उनकी भी पार्टी है। हाँ ठीक है, बहुत सारे जगह दंगा फसाद में राहुल गांधी लंगे पांव दौड़ जाते, क्यों नहीं गए राहुल गांधी? देखिए, वो किसी न किसी कारण में व्यस्त होंगे, अगर उनको लगेगा कि जाना चाहिए तो वो बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, अल्पसंख्यक समुदाय पे कहीं भी आंच आता है तो एक एकलौता असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, खुल के बोलता है, हर जगह जाता है, जो उसके बस में है करता है। बाकी जो पार्टियां हैं मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए एक नमूना, एक मोहरा बना के रखा है, या सही में इंडियन समझता है मुसलमान को लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय ओवैसी साहब भी जो बोलते हैं वो अपने हिसाब से बोलते हैं, और माननीय राहुल गांधी भी जो बात करते हैं वो सब किसके लिए बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके लिए बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है किसी के पक्षपात में कभी राहुल गांधी को अच्छा, आपने देखा है? फिर नहीं, ऐसे विवादित बयान तो हमने नहीं सुने हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस के पार्टी के नेता भी हैं जो कभी कभी कुछ फिसल जाते हैं। अब आते हैं घूम के फिर ललन सिंह पर। ललन सिंह पॉलिटिकली मुसलमानों को जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, पहले तो अल्पसंख्यक समुदाय को कभी गौ तस्कर दल के नाम पर मॉब लिंचिंग करके मारा जाता है, कहीं पर मंदिर मस्जिद के नाम पर उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जाता है। अब अगर राजनीतिकरण करके भी उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए तो ये अल्पसंख्यक समुदाय किस जगह पर अपने आप को रखेगा? कहाँ है इंडिया में मुसलमान की जगह? जब से मोदी जी की सरकार बनी है अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है। अगर कोई पार्टी के लोग, माननीय मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विकास नहीं हो रहा है। यहाँ मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार भी खुलेआम हो रहा है, आपने देखा होगा चैनलों पर। उसके बाद आपने अभी नया नया देखा कि कई जगह इस तरह से पथराव वाला दंगा होता है, योगी जी का बुलडोजर मुसलमानों के घर पे चला अब ये अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और चूंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जदयू, आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपने सारी बातें सुनी, ललन सिंह ने क्या कहा, और का चर्चा भी मैंने किया, और यूपी के हालत और बिहार के हालत जो हैं आपसे छुपे हुए नहीं। तो आज का चूंकि डिबेट यही है कि मुसलमान को किस ग्रेड में रखा गया है। राजनेता भी मुसलमानों से किनारा कशी चाहते हैं, आम पब्लिक भी चाहते हैं। तो इस हालात पे आप जदयू पार्टी में रहते हुए अक़लियत की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज बिहार 7 को धन्यवाद नया बिहार 7 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है और हमारे मुखिया है। मान के चलिए, उन्होंने आज तक मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसा मामला किया है, नहीं, वो मुसलमान के साथ है ना उस बात, तो उन्होंने आज तक कोई ऐसा खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं गलत दिया है, मुझे तो याद नहीं है। और जमीन पर उन्होंने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है शायद किसी ने किया होगा। कब्रिस्तान से लेकर के मदरसा से लेकर के जितने मदरसे के मुदर्रिसीन को पैसा तनख्वाह दिया जा रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। और ललन सिंह की रही बात, इन पर जो बोल रहे हैं, तो वो हमारे मुखिया नहीं है, वो हमारे नीतीश कुमार नहीं है। हम तो अपने मुखिया नीतीश कुमार जी को मानते हैं। उनके इस बयान की निंदा करते हैं? अभी बता रहे हैं, हम निंदा जो है करते हैं। हम अभी बेलागंज में जो इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, हाँ, तो ललन सिंह के इस बयान की निंदा आप कर रहे थे, और बाकी अक़लियत में नीतीश कुमार ने क्या क्या दिया जी, उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे। जी, जैसे अभी फिलहाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी और प्रदेश अध्यक्ष गुलाम गौस रायन और सभापति पूर्व सभापति सलीम परवेज जी ने जितना मेहनत किया है, वो बेलागंज में आरजेडी हो या जनसुराज हो या MIM पार्टी हो,
ये सारे पार्टी से ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया, मुसलमान बहुल इलाका वहाँ, और सब मुसलमानों ने वोट किया जो मनोरमा देवी को विजय किया गया है। तो फिलहाल ये तो यहाँ पे तो सब लोग एक हो गए, जी यहाँ पे तो अल्पसंख्यक को नजरअंदाज नहीं किया गया। नहीं, अल्पसंख्यक ने वोट किया हाँ। और नीतीश कुमार को चाहा, ऊपर का तो चेहरा। आखिर फिर कैसे कह सकते हैं कि हमको वोट नहीं देता है? हाँ, तो हम तो उनकी निंदा कर रहे हैं ना, ललन सिंह जो बोले हैं, तो वो हमारे मुखिया नहीं है। अच्छा, तो ये तो हमारे- पॉलिटिकल सवाल हो गया ललन सिंह की, जी। लेकिन अल्पसंख्यक से यानी मुसलमान कम्युनिटी से ही जोड़ के ये हर मस्जिद में मंदिर तलाश करना और मुसलमानों को बेवजह फंसा कर टारगेट करना, उसको खबर की सुर्खियां बना देना कि मुसलमान ने पत्थर फेंका, जबकि पुलिस वाले के हाथ में वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने पत्थर देखा, और खुला पिस्टल लेकर कोई पदाधिकारी या पब्लिक के बीच में डायरेक्ट एक क्रिमिनल की तरह बात करे, ये कहां तक इस इंडियन डेमोक्रेसी में सही है? देखिए, यहाँ पे हम जो मुसलमान जो है, हम जिसे चुनते हैं, हमारा जो नेता बनता है, उस नेता का ये राइट है कि हम इस पर ध्यान दें कि हमारे बीच में जो खलफसार हो रहे हैं, हमारे डेमोक्रेसी को जो खराब किया जा रहा है, इस पर उनका काम है आवाज उठाना। तो हमारे मुसलमानों में जो नेता बन रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस पर ध्यान दे और इस मामले को उठाए, लेकिन वो तो उठा नहीं पा रहे हैं। नेता लोग अक्सर स्पीच देते हैं कि आपसी सौहार्द न बिगड़े, किताबों में गंगा जमनी तहजीब, यही है गंगा जमनी तहजीब। अभी फिलहाल ही अखिलेश यादव जी के जो नेता जी वहाँ थे, वो इनमें इतना मामला हो गया वहाँ मस्जिद के मामले में, वो बाहर घूमते रहे, लेकिन अपने इलाके का ध्यान नहीं दिया कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। 2 घंटे में मस्जिद का जो मामला था वो सर्वे होने का, और इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो वही चीज उसको न ध्यान देना चाहिए। हमारे जो नेता, हम जिसको लीडर चुनते हैं, उस लीडर, बढ़िया लीडर को चुनेंगे। इस पर अखिलेश भी खुल के सामने नहीं आए। जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इस तरह से कुछ आम पब्लिक को लेकर कहीं घुस जाना मेजॉरिटी के साथ, वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पर, इसके बाद भी माननीय उच्च न्यायालय इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनको लेना चाहिए। हम सबों का सुप्रीम कोर्ट पर अटूट विश्वास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अच्छे अच्छे फैसले किए हैं। तो छोटी अदालत अगर कुछ काम जल्दबाजी में करती है तो माननीय उच्च न्यायालय को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? जी जी, हमें भी यकीन है कि उच्च न्यायालय इस पर जो है अच्छे से चूंकि काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों का अटूट विश्वास है। जी आखिरी उम्मीद। जी। चलिए, तो मैं कह रहा था उस वक्त, चूंकि डिबेट में आज अकलियत यानी अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, पॉलिटिकल, सोशल और उनके अपने जो धार्मिक आस्था है उस पर भी चोट किया जा रहा है। यानी हिंदुस्तान का नागरिक जो आजादी में कंधे से कंधा मिलाकर सभी अंग्रेजों के साथ लड़े, कटे, मरे, अपने जानों की कुर्बानी दी, खून से इस हिंदुस्तान को आजाद करवाया, उस अल्पसंख्यक मुसलमान को आज राजनेता भी कह रहे हैं खरी खोटी, समाज में भी उनको चाह रहा है कि यहाँ लोग रहे नहीं, उनकी आस्था, उनके धार्मिक स्थलों को भी किसी न किसी बहाने से तोड़ा जा रहा है। इस पे कांग्रेस खुल के सामने क्यों नहीं आ रही है? जबकि कांग्रेस का विश्वास जो है वो मुसलमान से ज्यादा करीब है शुरू से। थोड़ा सा आ गया। हाँ। देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से ही हुआ होगा, जांच की व्यवस्था की गई होगी। हम लोग उत्तर प्रदेश इज्जत में। करते हैं, हाँ, कोर्ट के आदेश का इज्जत हम करते लोग- हैं, लेकिन ये तरीका क्या था? नहीं, हम लोग कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन इस तरह से जो यूपी में अभी संभल में हुआ है, यह एक बड़ा विचित्र मामला है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या हमारे राहुल गांधी जी हो या बिहार यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हो, ये इस पर गहन जांच अपना कर रहे होंगे। उनको ये क्या कहना है, ये उनका निजी मामला है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति और विशेष की पार्टी नहीं है। इंसाफ की पार्टी है ना, हक तो बोल सकती है ना। एकदम बोलेगी, जहां जरूरत होगी एकदम बोलेगी। भारतीय नागरिक है ना, एकदम, मुस्लिम भी भारतीय ये नागरिक है। भारत के नागरिक हैं, हाँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। और
जहां तक आपने कांग्रेस का सवाल किया है, कांग्रेस को जहां लगेगा कि हमें इसकी जरूरत है, बोलने की जरूरत है, वो बोलेंगे। अच्छा, माननीय उच्च न्यायालय ने हमेशा हर जगह सही फैसला किया, जी। उसकी जो बेंच बनती है उसकी हम सब लोग कदर करते हैं। ठीक है, ललन सिंह के बयान पर सभी लोगों ने सब कुछ कह दिया। नीतीश कुमार ने कभी कोई विवादित बयान नहीं दिया है। आप लोग अपनी पार्टी को नीतीश कुमार के बदौलत चला रहे हैं और उसमें जुड़े हुए हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान अगर दिया या आपको ऐसा लगा तो आपके अनुसार आप पार्टी छोड़ देंगे। तो ललन सिंह के बयान पे बहुत चर्चा हो गई। आने वाले समय में जो हिंदुस्तान की राजनीति है, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति है, उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो टक्कर है उसमें मुसलमानों की भूमिका क्या रहेगी? अब इलेक्शन होने वाला है, देखिए 26 में हो, 26 के बाद हो, 26 से पहले भी इलेक्शन हुआ है ना, सारी चीज आपने देख लिया है। सच्चाई जो होती है ना, वो बड़ी लंबी दूरी तक जो है बड़ी सच्चाई को कड़वी भी चलना होती पड़ता है। कड़वी भी होती है। आपने देखा होगा कि आज केंद्र में जो सरकार है, हम ये चीज पहले भी कई सांसद जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कई एमपी में एमएलए भी इलेक्शन लड़े हैं, उनको पर्सनली हमने मशवरा दिया कि हकीकत बात यह है कि आप अगर किसी एक यानी अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करके आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो हमको नहीं लगता है कि ये यही बात फैक्ट हम जानना चाह रहे थे। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो आप टारगेट करके वो इलेक्शन आहत लड़ना होगा। चाहते हैं, हाँ। वो आहत दूर की बात है। जब ये बहुल संख्यक जो दूसरे समाज के जो लोग हैं, उनको जब ये बात समझ में आ जाएगी आम आदमी को, ये सिर्फ सामाजिक स्तर पे जो है तोड़ने का काम कर रही है, तो फिर आपकी राजनीति डेड हो जाएगी। अब जो हमारे साथ है ये युवा है और AIMIM का मजबूत कार्यकर्ता है। असदुद्दीन ओवैसी इनके आइडियल हैं, जो अक़लियत के लिए हमेशा आगे बढ़कर दामे दिरमे सुखने लगे रहते हैं और उसी मजबूत पिलर पर आज मुसलमान बहुत जगहों पर अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, जगह बना पाता है। ललन सिंह के इस बयान को, जिस पे डिबेट हुई, सारे पार्टी के प्रवक्ता ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया और मस्जिदों को टारगेट करना, मॉब लिंचिंग करना और इस तरह से हिंदुस्तान में एक दूसरा सबसे बड़ा संख्या वाला जो पॉपुलेशन वाला जो कम्युनिटी है मुस्लिम समाज, उसको हिंदुस्तान में एक पराया, एक किराएदार की तरह समझा जा रहा है। इसी पर खालिद अच्छा तजुर्बा रखते हैं। मैंने इनका इंट्रोडक्शन AIMIM से दिया। चूंकि आज के डिबेट में पॉलिटिकल, सामाजिक जितने भी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है मुसलमानों को, वही चर्चा का विषय है। तो मैं ये इनसे जानना चाहूंगा कि कभी कोई पार्टी का नेता इस तरह से खुलकर किसी मामले में अक़लियत के लिए नहीं बोलता, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हर जगह बोलते हैं। इस बार मामले पर तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि ये जो जामा मस्जिद में सर्वे के लिए घुसकर इस तरह के हादसात को पैदा किया गया, ये एक हादसा नहीं, एक क्लियर मर्डर है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नया बिहार 7 का, जो इन दिनों हमारे विधानसभा और जिला में भी खास तौर पे बहुत अच्छा काम करे या सही लोगों तक खबर पहुंचाने का काम करे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी लोगों की तरफ से। ललन सिंह जी का सबसे पहले बयान के बारे में बात करें। ललन सिंह जी ने जो बयान दिया है, ये जरूर आप जानते होइएगा कि घर का, जब कहते हैं हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि ये जब औलाद है जो बिगड़ता है, तो कहते हैं लोग कि माँ बाप के परवरिश का नतीजा है। माँ बाप ने जैसी परवरिश दी होगी औलाद वैसा ही होगा। तो उस्ताद ने जैसा परवरिश किया होगा शागिर्द भी वैसा होगा। तो बज़ाहिर है कि ललन सिंह ने जो बयान दिया है ये नीतीश कुमार की जबान रही होगी, और नीतीश कुमार की जबान इस तरह से भी रही होगी कि आपने कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि बिहार शरीफ में जो मामला हुआ था, उस समय नीतीश बाबू है जो अफ्तार पार्टी में खजूर खा रहे थे। पूरे दिन है जो रोजा रखे हम, फजर से मगरिब तक रोजा रखे हम और अफ्तार करें आप, खजूर आपको खिलाया जाए, दूध आपको पिलाया कह जाए। रहे थे कि हमारे आला कमान अगर ऐसा बोलेंगे तो हम लोग छोड़ देंगे पार्टी।
तो देखिए आप सुनिए, एक बात बताते हैं, आप औलाद अगर गलती करता है, हम आपको पहले बताए थे हाँ। कि औलाद अगर गलती करता है या माँ बाप शागिर्द को भी गलती करता है तो तंबीह लोग करनी उस्ताद के चाहिए। पास जाते हैं कि आपके पास मैंने तालीम हासिल करने के लिए भेजा और देखिए हमारे बच्चे तो अभी तक सुधरे नहीं, बदले नहीं, इनको तो तंबीह कुछ करनी चाहिए। तो इसीलिए आप नीतीश कुमार जी ने, अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ मामला को कि नीतीश कुमार जी को पता नहीं चला। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, नीतीश कुमार जी को तो 1 से 2 मिनट में पता चल जाता होगा। तो नीतीश कुमार जी को इतने वक्त में पता चल गया होगा। नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि नीतीश कुमार जी का ऐसा अगर मनसा नहीं है, ऐसा ख्यालात नहीं है, ऐसा वो ख्याल नहीं रखते हैं, तो नीतीश कुमार जी को अब तक इस बारे में जो बयान देना चाहिए था, कुछ भी बयान जारी करना चाहिए था, लिखित में ही करना चाहिए था या फिर जिस भी तरीके से उनको मुनासिब लगता था उस तरह से बयान देना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जी का ही ये मनसा है। नीतीश कुमार जी ये स्क्रिप्ट के जो वो राइटर हैं, ये जो लिखा है रचयिता वही हाँ, थे। ये नीतीश बाबू ही थे। नीतीश बाबू का ये था जो मंशा, वो ललन कुमार जी के मुंह में उनकी जबान थी। लेकिन नीतीश और वो कुमार बोल की रहे थे। छवि तो एक तरफ है, मुसलमान मदरसा, घेराबंदी, वक्फ बोर्ड, इसमें तो अच्छी छवि है नीतीश वो तो आप कुमार जानते की। हुए मुखमेराम बगल में छोड़ी वाला मामला, हाँ। तो ये तो आपको तभी साफ साफ दिख ही रहा अच्छा, है। मुखमेराम मदनी बगल में साहब ने छोड़ी- जो अभी मुसलमानों का जमावड़ा बापू सभागार में करवाया, वहां पर इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये कानूनी तहफ्फुज का जमावड़ा था या ये पॉलिटिकल जमावड़ा था? नीतीश कुमार को इसमें चीफ गेस्ट किया गया, ये किस तरह से मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने वाला जमावड़ा? मैं मोदी साहब को किसी मौजू पर देखता ही नहीं हूँ। उनको मैं किसी बहस मतलब मैं उनको किसी हिसाब से नहीं देखता नहीं, हूँ। वो रहबरी कैसे करते हैं? वो एक मतलब एक वो अच्छा वो होता क्या था हम लोग के बचपन में कि हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। अब जिसका बैट होता था ना उसका बैटिंग पहले होना है और जिसका बैट बॉल है वो दोनों कैप्टन भी यानी होना दौड़ है। के पिच पे खड़ा हो हाँ, जाता था। तो उनका ये मोदी साहब का मामला ये है कि उनका बैट बॉल है वही बैटिंग करेंगे और जबरदस्ती हम तुम्हारे रहबर हैं। हाँ। एक जबरदस्ती खुद को रहबर बनाने वाला, हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जैसा कि आप बखूबी जानते होइएगा, जो बखूबी खुद को गांव का सरबराह मानते हैं, जिम्मेदार मानते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन है जिम्मेदार नहीं, हमको जबरदस्ती जिम्मेदारी माना। तो मोदी साहब ने वही है जो एक ठेका उठा रखा है कि हम जो मुल्क के जिम्मेदार हैं, जबरदस्ती के जिम्मेदार हैं। कभी मुसलमानों को है जो मस्जिद में आप है जो एक सफ बना के सफ बंदी करके मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होके आप उनको है जो कहते हैं दुनियावी गीत और कहते हैं राष्ट्रीय गीत क्या क्या सुनाते हैं, जहाँ जिसके बारे में बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो मदनी साहब का ये मामला, और मदनी साहब को इस बात से तकलीफ है कि जो मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करता हो उससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। उनकी राजनीति इसमें राजनीति की रोटी नहीं पक पाती है। अच्छा, एक हल्ला पे, एक इश्तिहार पे मुसलमान जमा भी तो हो जाते हैं सडनली? नहीं, उनका तमाशा देखने के लिए। अच्छा, आपको भी ये जो काफी भीड़ उमड़ी थी वहां, मुझे भी दावत थी, नहीं जा वो तो पाए। आपको बखूबी मालूम है कि यहाँ मदारी जो आता है भालू लेके, तो सबको मालूम है सब है जो ड्रामा है। अच्छा, तो पॉलिटिकल चीजें हो गई कि ललन सिंह ने खुल के कह दिया कि मुसलमान वोटर नहीं, जबकि नीतीश मुसलमान कुमार के की बल जबान। पर बहुत जगह लीडर्स जीतते हैं। अब आइए अकलियत का ठिकाना हिंदुस्तान में, मस्जिद को टारगेट करना, धार्मिक ठेस पहुंचाना हुआ, पॉलिटिकल ठेस पहुंचाने का काम ललन सिंह ने किया। और हिंदुस्तानी ही नहीं समझते हैं मुसलमानों को, यहाँ के राजनेता पूरे हिंदुस्तान के। तो मुसलमान की जगह किस पार्टी में है, कहाँ पर है? मुसलमान को चाहिए कि उनको जो भी सही लीडर लगते हैं, कोई जरूरी नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ही आप जाइए, आपके पास बदरुद्दीन अजमल साहब जैसे भी बहुत बड़े बड़े लीडर हैं और ऐसे ऐसे बहुत दिगर लीडर हैं। आपको जो मुनासिब लगता है, आपको ओवैसी साहब से जाति को परेशानी हो सकती है, किसी भी शक्ल का आपको उनकी तकलीफ हो सकती है। नहीं, लेकिन तो ओवैसी साहब अब तक किसी मामले में चुप नहीं बैठे। एज ए पॉलिटिशियन, पत्रकार की हैसियत से मैंने सुना, पहला स्पीच उनका रहता है अकलियत के सपोर्ट में। तो परेशानी यही है, देखिए कुछ है जो ऐसे मोदनी साहब टाइप जो मुसलमान हैं उनकी परेशानी यही है, जिन पर मोदनी साहब ने अपने हैं जो गफलत का पट्टी बांध दिया है, चश्मा चढ़ा दिया है। उनकी परेशानी यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो एक वाहिद शख्सियत हैं जो किसी भी मौजू पे बोलते हैं। जैसे कि अभी इतना खुल के किसी ने बयान नहीं दिया कि जो अभी हुआ है संभल में, ये है जो एक वो क्या बोलते हैं, मतलब एक भीड़ और पुलिस वाले के बीच में झड़प नहीं था, ये एक है जो पूरी रची साजिश थी और जिसमें मर्डर किया गया। डायरेक्ट उन्होंने बताया कि मर्डर किया गया है। स्पीच है और ये तक सुनिए, आप सुनिए वहां पर अमनो अमा से किस तरह से सर्वे करने आ रहे थे कि आप है जो अहले फजर से आप सर्वे करने आ रहे हैं, जज भी वहां पे मौजूद है और बाकी ये जो पुलिस अधिकारी सबके मौजूदगी में आ रहे हैं और आप धार्मिक जो स्लोगन लगा के आ रहे हैं। एक वीडियो देखा कि कुछ 5-10 सिविलियन वहां पे उस पुलिस वाले के साथ JSR का नारा लगा रहा है। और उसके बाद वो तो उत्तर प्रदेश यूपी का तो मसला ही यही है कि खाकी के अंदर भगवा है। और वहां पर खाकी के अंदर भगवा है और वो सारे लोग हैं जो वो कहते हैं वहां की हुकूमत की जबान बोलते हैं और वहां पे जो खूनाजेरी मुसलमानों का काम, अब पूरे मुल्क में जो मुसलमानों का ये हालत हो गया है उसकी यही ललन सिंह जैसे ही
ऐसी ऐसी टाइप अच्छा, के लोग हैं। मीडिया भी अक़लियत की, अल्पसंख्यक की नहीं है, प्रशासन भी अल्पसंख्यक की नहीं है, कानून भी अल्पसंख्यक की नहीं है, और कोर्ट पे आखिरी फैसला भरोसा रहता अगर वो भी नहीं हो तो फिर इंसाफ के लिए मुसलमान कहाँ जाए। मीडिया का जहां तक बात है तो सबसे पहले कहा था नया बिहार 7 का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अभी सच खबर लोगों तक दिखा रहा है। अब जो इसके मतलब यही था, ये शुक्रिया अदा करने का खास मतलब ये था कि अब चुनिंदे लोग बच गए हैं वो मीडिया में जो आप तक सही खबर पहुंचाते हैं, लोगों तक सही खबर पहुंचा पाए। अब वो भी है जो अब आप टीवी, अब दूरदर्शन ये सब खोल के आप देखना लोगों को बंद कर देना चाहिए। वो भी फेसबुक और यूट्यूब पे ही ऐसे ऐसे है जो सही दिखाने वाले मिलेंगे। आप रवीश कुमार जी को ही ले लीजिए, वो वहां से छोड़ के आखिर को उनको आना पड़ा यूट्यूब और फेसबुक पे। तो अब यही बखूबी बहुत कम कुछ जगह पर बच गए हैं जो सही सही लोगों तक सही खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। और अदालत की बात रही तो अदालत का तो फैसला वही, उस समय जो बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था तो अदालत ने कहा था यहाँ पे कुछ भी है जो मंदिर का कुछ भी नहीं मिला है, कोई नामो निशान, कोई वजूद नहीं मिला है, लेकिन आस्था के बुनियाद पर, मेजोरिटी के बुनियाद पे हम है जो इसको कहते हैं बाबरी मस्जिद की जगह उन लोगों को सौंपना चाहते हैं। तो अदालत का तो यही मसाइल रह ही गया है, जिसकी मेजोरिटी है उसका है, जो उसके साथ है, जिसकी लाठी उसकी बोल। अच्छा, कहीं की जिला अदालत किसी भी फैसले को फौरन कहती है तामला करने के लिए, अगर थोपती है, हॉट वे में करती है, तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं? कहीं की भी अदालत अगर ऐसा तुरंत का तुरंत है जो ऐसा रिएक्शन करती है तो इससे बखूबी जाहिर होता है कि उनके पीछे है जो वहाँ के हुक्मरानों का हाथ है। और बखूबी वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का तो इसमें अगर हाथ वहाँ आता ही के है। सीएम इस तरह से लोगों के बीच में माने किसी तरह का दंगा फसाद फैला रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, तो अपोजिशन में अखिलेश भी तो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव को मुसलमान का सिर्फ वोट चाहिए, अखिलेश यादव को और क्या चाहिए? आप बताइए, वहाँ पे यूपी में मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा फसाद हुआ था 2013 में, तो उस टाइम अखिलेश यादव भी तो थे। तो अखिलेश यादव ने क्या कर दिया था मुजफ्फरनगर में जाके? मुलायम सिंह भी थे। अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे है जो आपको उनको वोट चाहिए। मुजफ्फरनगर में लोगों का ये मामला हो गया था कि अलीनगर के ही रहने वाले लोग है मस्जिद में छुपे रहे थे और उनको बहुत मुश्किल से वो बच के यहाँ तक आए थे। और ऐसा ऐसा बहुत सारा मामला यूपी में, मेरठ दंगा है और हजारों मामला है यूपी में। एक महंत से हमारी मुलाकात हुई, वो फुलवन पीठ के महंत थे। हमने उनसे थोड़ा सा एक डिबेट किया था, छोटी सी चर्चा की थी कि जीवन से लेके और मरने तक के बीच का जो सत्य है वो वेद के आधार पर, धार्मिक आधार पर बताइए। तो उन्होंने क्लियर कहा कि असल सनातनी वही है जो दूसरों की कदर करे और दूसरों को ठेस न पहुंचाए। इसमें हमारे हिंदुस्तान के हिंदू इस तरह से जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं वो सनातनी धर्म में कहाँ पर खड़े उतरते हैं? ये जो उन्होंने जो हिंदू के बारे में बताया, जिस सनातनी के बारे में बताया, वो एक अलग सनातनी है। और जो अभी जिस सनातनी पर अभी लोग चल रहे हैं, कुछ खास लोग जो हैं जो चल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी का बनाया हुआ एक सनातनी धर्म है, जिसको वो अपने हिसाब से बना रहे हैं राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपना जो राजनीति तख्त ताज बचाने के लिए जो उन्होंने बनाया है, उसी पे वो लोग चल रहे हैं। आखिरी में महंत जी ने कहा था कर्म, कर्तव्य, धर्म और नरक, ये सब एक सीढ़ी है। अच्छा कर्म सनातनी के हिसाब से अगर हुआ तब तो उसका धर्म बचा, अब वो नरक से बचा। कर्म सही नहीं है तो धर्म भी सही नहीं है और उसको जहन्नुम में यानी उसको नरक में जाना ही होगा। इस चीज की परवाह क्या ऐसे धार्मिक लोग, कट्टरपंथ लोग क्यों नहीं करते हैं? जैसा कि अक़लियत वाले लोग दूसरे धर्म की बहुत कदर करते हैं, वो क्यों नहीं करते? वो दिन दूर नहीं जब जो यहाँ पे जो भी हिंदू सनातनी लोग हैं, जो भी है जो कहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले हैं, वो सब लोग एक दिन है जो उनकी आंखें खुलेगी और बाबा साहब के जो संविधान के हिसाब से वो लोग भी यहाँ अमनो अमा से जिएंगे, तब न कोई तख्तो बचेगा न ताज बचेगा। जो भी है जो यहाँ पे हुक्मरान है जिन्होंने जुल्म फैला रखा है, इन सब का तख्तो ताज तब खत्म हो चुका होगा। मैं भी पत्रकारिता में ये चाहता हूँ, मैं भी एक ऐसा जर्नलिज्म करना चाहता हूँ जिसमें सभी धर्म के लोग आज़ादी से जिए, जैसा कि कानून में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा कि हिंदुस्तान एक ऐसा डेमोक्रेसी है जहां सभी धर्म के लोगों को अपने आज़ादी से जीने, रहने, खाने, पीने, त्योहारों को मनाने और पूजा पाठ करने, इबादत करने की पूरी आज़ादी है। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में ऐसा इंडिया हम लोगों को देखने को मिलेगा
जो कि आज़ादी के बाद कांधे से कांधा मिलाकर सभी लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी और अपने घर की कुर्बानियां दी थी, वही इंडिया कभी न कभी बन के सामने आएगा और सत्य की जीत होगी। सच्चाई और ईमानदारी और इंसाफ न कभी मरा है न कभी मरेगा। कानून पे हमें पूरा भरोसा है। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि रहता है, हम सभी लोग उनके साथ हैं। बीच में कोई असामाजिक तत्व या कोई सरकार या कोई प्रशासन कानून की अवहेलना करता है तो इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और कहीं जनता में भी अगर कोई आक्रोश है और कानून के खिलाफ वो जाता है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आज के इस डिबेट का कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि यह खबर आपको कैसा लगा। और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें।